यू खुड़का लिया भाई मैंने दरवाजा, खूब खुड़का लिया, लेकिन यू दरवाजा नहीं खुलता। और यू दरवाजा कौन सा है? यू दरवाजा है भाई न्याय का दरवाजा। यानी कि जिस तरह न्याय की गुहार लाई जा कर है नहीं, एक पीड़ित व्यक्ति जो कि दर दर की ठोकर खावा है और न्याय की गुहार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटावा है। लेकिन यू न्याय जो है ना, जो कर आख्या पर पट्टी बांध रखी हो या कर है नहीं, आंधा तो है यह कानून, लेकिन इसका गिल्ले गिल्ले यू बहरा भी है, क्योंकि कितना खुड़का लिया कोई असर नहीं। यानी कि ठक 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 ठक। भाई आज हम पहुंचे हाँ कोसली में, यानी कि न्यू कैस कहाँ एक छोर तय प्रदेश का एक छोर तो लेकर दूसरे छोर पर पहुंचे हाँ हरियाणा का जो सबसे बड़ा गांव है, यानी कि जिला जींद का सबसे बड़ा गांव, और उस गांव का एक परिवार, और तुम देख सको हो हालत के है, लाचारी है, बेबसी है। और पूछांगे भाई इस बेबसी का सबसे बड़ा कारण के होया। यानी कि एक आदमी जी प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़िया कर है, तो भाई वो न्यू कर है। अभी कितने कितने जिस तरह सरकारी जो योजनाएं हुआ करे नहीं, चाहे तो वो बैंक के माध्यम से या फिर कोई योजना पॉलिसी के माध्यम से अपना कोई रोजगार ने सफल करके और भाई ऊंचाई छूने का एक प्रयास होया करे। लेकिन न्यू नहीं बेरा होता, कई बार जितना ऊंचाई बचावा आदमी जी बोलता है पड़े है तो चोट भी उतनी घनी लग है। तो मास्टर जी मार गेला मौजूद हैं। मास्टर जी पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया। राम राम जी, राम राम सभी को। और इस बेबसी का जो कारण है, इस लाचारी का जो कारण है, वो कारण दिल दहला देने वाला है। जिस तरह जो टाइटल तो हम देखने लग रहे हो, यानी कि बैंक फ्रॉड के कारण होया, जिसकी वजह से मास्टर जी का जो हंसदा खेलता परिवार है वो तबाह क्यों कर हो गया। बात करेंगे मास्टर जी के लिए। मास्टर जी पूरा परिचय भी आन दो अपना। मेरा नाम रमेश चंद्र। हाँ जी। गाँव? गांव तो मेरा पहला मुआना है, फिर मलार में रहने लग गए। जी। और पढ़ाना मेरा काम है जी। पढ़ाता था बच्चों को जी। मतलोडा में पढ़ाया, बहुत स्कूल चलाए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपना स्कूल बना ले। ठीक बात। तो अपना स्कूल बनाने का विचार करा। 2005 में मैंने सोचा कि कोई लोन ले ले। तो 2005 से लगा था, सफीदों में भी ट्राई करा, सफीदों में नहीं होया। बिल्कुल जी। फिर मेरे को जाना पड़ा एक बिचौलिए के पास। उस बिचौलिए ने कहा कि मैं तेरा लोन करा दूंगा। ठीक है भाई, मैं तो थक लिया था। थक लिए थे पूरी तरह से। और लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करो। मैंने क्या सोचा कि शुरू में भ्रष्टाचार का तो सारा लेना ही पड़ेगा। उस बिचौलिए ने कहा कि भाई मैं 1 लाख रुपए लूंगा, तेरा लोन करा दूंगा। मैं चलो भाई। मैंने रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का विचार किया था ताकि बहुत बच्चों का जीवन में सुधारूं। अच्छा। और मैंने सुधारा भी है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा और मैं आपके दोहराऊं हूँ। और हालांकि वैसे हमारा इरादा नहीं था कि मास्टर जी ने खाट पर ठा के बैठ लिया, उठन की भी गुंजाइश कौन थी, लेकिन मजबूरी में लिया काट गया क्योंकि भीतर थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। कोई नहीं मास्टर जी थोड़ा सा आड़े रिलैक्स, कुर्सी दे दो भाई, थोड़ी बैठ जाएंगे आराम से। और जब तक मैं थोड़े से हालात दिखा दूँ, जहाँ एक ठाठ का जीवन जिया कर दे, ओढ़े फिलहाल जो है इनके घर के हालात देखो किस तरह जो है, मतलब ठाठ की जिंदगी छोड़ के। और एक आम आदमी भी जीव ऊपर बढ़ने का प्रयास कराया करे तो वो बैंक की मदद लिया करे है, लेकिन बैंक का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है जिसकी बलि चढ़ गया पूरा हंसदा खेलता परिवार, जिनका एक इरादा था, इनका न्यूज ही कर रहा था कि भाई कुछ न कुछ ऐसा शिक्षा के जगत में कुछ बड़ा नाम कमाइए और कुछ बच्चों का भविष्य संवारिए। लेकिन उल्टी गिनती शुरू होगी और हालात हो गए खराब, हालात हो गए बद से बदतर। तो एक कुर्सी हो हाँ जी। तो जी भाई मास्टर जी, फिर जब आपने बिचौलिए के माध्यम से जिस तरह लोन की प्रोसेस होगी कंप्लीट जी चलो वो तो जो भी है आपने प्रोसेस करके किसी तरह लोन ले लिया। जी जी असली ताकि दर्शकों ने भी न्यू बेरा पड़ जाए अगर भाई किस तरह बर्बाद होने तक बचा जा सके है, जी जी। गड़बड़ कितना हुई थोड़ा सा वो बताओ आप दर्शकों को। गड़बड़ी ये हुई जी, मैंने लिया था जी 50 लाख का लोन। हम्म। और 50 लाख का लोन लिया, जब जो फाइल लगाई थी उसमें बैंक वाले ने, उस बिचौलिए नहीं, रेट जो लगाए थे शायद कम लगा दिए और भाव बढ़ भी गए थे। अच्छा, जो जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान था, कंस्ट्रक्शन से भाई ध्यान तो सुन दे रही हो, क्योंकि यह हर उस आम आदमी तक जुड़ा मुद्दा है
कल ने तो हम भी बैंक में जाओगे, लोन लेओगे, और किस तरह बर्बाद होने तक बचा जा सके है, या ठोकर मास्टर जी ने तो खा ली। हालांकि मास्टर जी देसी गणित भी जाने थे, सारे गणित जाने थे। और कौन से सब्जेक्ट के अध्यापक रहे हो आप? मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाया है, कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए, यहाँ भी पढ़ाता हूँ, हजारों बच्चे मैंने यहाँ कोसली में पढ़ा लिए। बिल्कुल, और मास्टर है, गणित भी जाना है, सारी चीज जाना है, फिर भी इस भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम के चपेट में आ गया। हाँ जी। 50 लाख का लोन करवाया और मेरे को आश्वासन दिया कि बढ़ा दिया जाएगा, जो ये दिया ये लगा लो। बैंक अपने ग्राहक को मरने नहीं देता। डायलॉग तो स्लोगन तो यू है। इतने बढ़िया बोलते हैं, चाय पिलाते हैं। उस एजीएम का नाम है रमेश चंद जिंदल। चाय पिलाता, आप अपना खाता खराब मत होने दियो। मैंने खाता खराब नहीं होने दिया। 3 साल, फरवरी 2008 में ये लोन हुआ था, 2011 तक, जून 2011 तक मैंने खराब नहीं होने दिया। साथ साथ ब्याज जमा कराता, 17,48,000 रुपए मैंने, 50 लाख लिया था उसमें से जमा करा दिए। सोचो तो कितने बच गए जी? तो फिर इसके कितने बच गए? कितने में? 32.5 लाख बच गए। बैंक का 32.5 लाख लग रहा है उसमें, सोचो तो। तो बैंक ने क्या करा? हम गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर था 12.5%, 13.5% कर दिया। अच्छा, 12.5 का 13.5 कर दिया। मैंने कहा यू क्यों बढ़ा दिया जी 1%? बोला जी PLR बढ़ गया। ये क्यों है? ये बैंकिंग का टूल है एक, कि महंगाई को रोकने के लिए। टूल का नाम पता? अरे सुनो मेरी बात। अरे महंगाई रोकने के लिए, महंगाई रोकना काम किसका है? केंद्र सरकार का। महंगाई रोकना काम किसका है? बैंक का, RBI का। सही बात। अरे मैं तो महंगाई के नीचे क्या मर गया? मेरा तो प्रोजेक्ट अधूरा रख दिया, आश्वासन दिया, झांसा दिया, क्यों? यानी कि कारण क्या था? मास्टर जी ने तो खाता खराब को नहीं होने दिया, लेकिन बैंक के भ्रष्ट कर्मचारियों ने मास्टर जी का खाता जरूर खराब कर दिया। हालात देख लो, सिचुएशन। मैं तो जांच की मांग करी जी। प्रधानमंत्री जी को कई बार लिखा, राष्ट्रपति जी को कई बार लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा। मैंने 13 तारीख जिस दिन ये ऑक्शन होनी थी, उसी दिन मैंने क्या लगाया, मुख्यमंत्री की CM विंडो पर लगाई। उसका जवाब आया, इसमें कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। फिर दोबारा मैंने 22 से लगवाई, वो कार्रवाई अब चल रही थी। अच्छा जी। और उसकी जांच पहले जींद DC को दे दी, DC ने जींद पानीपत को दे दी DC को, फिर वो तहसीलदार के पास आ गई सफीदों। तहसीलदार ने क्या परिणाम दिया? उसके पास जांच अधूरी पड़ी थी 27 दिसंबर को, और उसकी रजिस्ट्री कर दी, नाम बुलाए, हम लिख के दे के आए थे। यानी कि ऑक्शन कर दिया आपकी प्रॉपर्टी? ऑक्शन तो 2015 में कर दी थी। अच्छा अच्छा। और DRT जो एक ट्रिब्यूनल है, मैं बताऊं जी, DRT कोई ट्रिब्यूनल है, भूमाफियाओं का अड्डा, और जिसमें जो वकील वहां हैं वो सारे प्रॉपर्टी डीलर। चलो, इसके बारे में थोड़ी सी और, जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, यानी कि जिस तरह किसी सब्जेक्ट में PhD कर लिया कर हैं और फिर डॉक्टरेट की उपाधि मिल जा कर है, उसी तरह अमित राणा हमारे गिला मौजूद हैं, जिनका गिला इससे डाल का फ्रॉड, 2 भाइयों की अगर मैं बात करूं, सुमित राणा और अमित राणा, जिनके साथ इस आर में बहुत बड़ा फ्रॉड होना था। इनकी सूझबूझ की वजह से बड़ी मतलब जो है ना, इनका अगर मैं बात करूं तो पूरा भरोटा ले रखे नए डॉक्यूमेंटा का, तो बड़ी मुश्किल से बचे थे भाई हम भी। हाँ जी है? जैसे कि मैंने इनकी डॉक्यूमेंट चेक करे, इनसे बातचीत करी, तो मुझे कुछ फैक्ट नज़र आए मेरे को जो कि इसमें है। सबसे पहली चीज़ तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इनका जो लोन था वो पहले ही कम किया गया ताकि पूरा ना हो पाए। अच्छा, ताकि दोबारा डिमांड करे। हाँ, दोबारा डिमांड करे। और कुछ उस टाइम में रेट भी बढ़ते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशन जो होती है वो नॉर्मल होती है। आप उधर ले लो। हाँ। तो इनका मेन मुद्दा ये था प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ऐसा बनाना चाहिए कि सच्चाई में प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाए, क्योंकि ये भी खुद भी कोई पैसा डाल रहे थे उसमें, ऐसा नहीं कि खुद का पैसा नहीं डाला जाएगा, ये खुद का पैसा भी डालने के लिए तैयार थे, बैंक से लोन भी ले रहे थे। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, उसी टाइम कह दे कि भाई मैं 50 लाख का लोन दिया था जी, 1 रुपये का लोन ऊपर नहीं देंगे, और आप इसी में अपना जुगाड़ देख लो, आप प्रोजेक्ट पूरा कर लो, ये जाने इनका काम जाने। इस तरह की कोई स्टेटमेंट बैंक के द्वारा नहीं दी गई। बैंक वाले इनको कहते रहे कि ठीक है भाई, आपका लोन बढ़ा देंगे, आपका लोन और बढ़ा देंगे, आप ऐसा करो जितना पैसा बढ़ा है ना जी वो जमा करवा दो।
इन्हें 17 लाख रुपए जमा करवा दिए। अगर इनको पता होता 17 लाख का प्रोजेक्ट पूरा कर लेते, कम से कम जो आमदनी का स्रोत था वो तो वो स्कूल शुरू हो जाता वो तो स्कूल था ना जी। जब तक स्कूल कोई भी मैकेनिज्म अगर आप फाइल डाउनलोड भी करते हो 99% डाउनलोड हो जाती है, 1% करप्ट रह जाती है, खत्म हो जाता है। ऐसे स्कूल है जी, जब तक स्कूल पूरा नहीं होगा तब तक वो पैसा आएगा कैसे? बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो पैसा आएगा कैसे? इन्होंने प्रोजेक्ट तो लिया था स्कूल का, तो इस दौरान इनका पहले तो बात प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, वैल्यूएशन रिपोर्ट कम लगाई गई। दूसरी चीज इनको झांसे में रखा कि आपको लोन और दे दिया जाएगा, इनका प्रयास खत्म कर दिया गया वहीं से। कोई नहीं। अच्छा अमित भाई एक बात और बताओ, जो सरफेसी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितने कितने बैंक ने कुछ इलीगल काम करे इनके साथ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए? ना वो चीजें तो है जी, वो चीजें तो बिल्कुल मतलब इसमें काफी ज्यादा है। जैसे कि इसमें 24 करोड़ रुपए लोन था जी इनका, और एग्रीकल्चर लैंड थी। कुछ तो स्कूल में इन्होंने कन्वर्ट कर ली थी, कुछ इनकी एग्रीकल्चर लैंड थी जिसमें कि काश्तकार ये खुद थे और खेती करते थे। उसमें भी बाउंड्री वाल नहीं हुई थी जी, सारे में सिर्फ एक कोने में बिल्डिंग बन रही थी, वो सारी में बोया जा रहा था जी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी उस प्रॉपर्टी को तो हड़प नहीं सकते। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सरफेसी के अंदर नहीं आती, और सरफेसी के अंदर नहीं आती तो उसका ये बोली नहीं लगा सकते थे उस तरीके से जैसे इन्होंने लगाई है। वो उसकी भी बोली लगाई पूरा गैर कानूनी तरीका। एक मिनट, बोली की एडवर्टीजमेंट रखी थी डेट, देखो 8 बार ऑक्शन निकाली जी, 8 बार में पहली बार में प्रॉपर्टी की कीमत लगाई 1 करोड़ 80 लाख। ये भूमाफियाओं से मिले होते हैं बैंक वाले जी, इसकी जांच कौन करेगा? जांच के बिना ये सारा का सारा अन्याय होता रहेगा लोगों के साथ। मैं ये बताता हूं, अगली बार लगाई घटा दी, अगली बार लगाई घटा दी, अगली बार लगाई घटा दी, और लास्ट में 8वीं बार भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी कीमत लगा दी भूमि की टोटल 1 करोड़ 10 लाख। अरे बिल्डिंग पे भी लग रहा है कितना, देखो ना। मुद्दे की बात ये है जी, इनका रेट तो बढ़ना चाहिए टाइम के साथ में, वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो 1,80,000 से 1,10,000 कर रहे हैं, ताकि वो उनको 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कर रहे हैं, तो उसको रेट गिरा रहे हैं। दूसरी चीज, इनने तो जी धरती के ऊपर बिल्डिंग बनाने का लोन लिया था, वो भी एक कोने के अंदर। इनका धरती भी है और वो पैसा सारा इनका जेब से भी और बैंक का भी उस बिल्डिंग पे लगाया। अब वो बिल्डिंग, वो धरती बिक गई, वो बिल्डिंग बिक गई, इन्हें जो जेब से पैसा लगाया था वो भी चला गया। और फिर कल कुल मिला के आज भी कितने पैसे बैंक वालों को देने नहीं देने उसका कोई जवाब नहीं है। इनको ये नहीं बताया कि इतने बोली लगाने के बाद में आपकी इतनी लैंड। चोरों की तरह काम कर रहे हैं सर, चोरों की तरह। अब तहसील में जिस दिन रजिस्ट्री कराई, कम से कम हमें इन्फॉर्म तो करते हैं। बिल्कुल, यानी ऑक्शन करी जावा है, उसके बाद रजिस्ट्री करी जावा है, तो इसकी जानकारी तो देनी चाहिए ना हमें, जानकारी मिलनी मालिक को। चाहिए। तहसीलदार ने कैसे कर दी सर? वो जानकारी तो इनको दी ही जानी चाहिए। अगर एक मिनट, यदि आप, क्या तहसीलदार ने नहीं पूछा होगा, उनका कोई बकाया तो नहीं रह रहा? और सेम मीन टाइम इन्होंने बताया कि तहसीलदार के पास में इनकी सी विंडो भी चल रही थी जिसमें इसकी जांच चल रही थी कि ये जो जमीन बेची गई है गैर कानूनी तरीके से बेची है, इसको देखा जाए। बिल्कुल, कुछ और पॉइंट भी है, मोटे मोटे पॉइंट है भाई, जिनकी जानकारी यदि आप लोगों ने होगी, जो मास्टर जी ने पॉइंट नोट कर रखे हैं, तो तुम भी बैंक की ठगी तक बच सको हो। अच्छा, तो मास्टर जी और बताओ। एक बात और सर, यहाँ कोर्टों में कौन होते हैं जी? आदमी होते हैं ना। ठीक बात है। भ्रष्टाचार कौन करते हैं जी? आदमी करते हैं ना। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कोर्टों में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच कौन करे? यानी कि दूध का दौर है, बिल्ली का पैरा जब हो जाए तो नहीं बताओ दूध रुखाड़ी कौन होगा? दूध का असली समस्या कितनी गंभीर है, इस तरफ ध्यान दो सर। मैं सच्चा और ईमानदार आदमी हूं। लोग यूं कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी यूं कहते हैं, खट्टर साहब, उनका आदर बहुत करता हूं, उनकी ईमानदारी के चर्चे सुने हैं। वो ये कहते हैं कि रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला भी दोनों दोषी। या मैंने रिश्वत ना दी, मेरा लोन नहीं बढ़ा, कौन करेगा इसकी जांच? मेरे को बता तो दो। यानी कि रिश्वत दे दंदे तो ये लोन बढ़ जाता जी, बढ़ जाता। मैं उस बिचौलिया था, उसको ले लेता, उसको मैंने बीच में नहीं लिया, क्योंकि बहुत भारी भरकम। अगर जांच करेंगे तो ही पता चलेगा। बिल्कुल। अच्छा अमित भाई, इसके ऊपर क्या कोई भविष्य में कुछ इस तरह का सिस्टम बन सका है? क्योंकि काफ़ी सारी जो सिस्टम है बैंकिंग प्रणाली, जिसमें कि कोई आदमी लोन ले हुआ है, चाहे वो हाउसिंग लोन है या प्रॉपर्टी लोन है, उसमें कितने इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल है जिसकी वजह से बर्बाद हुआ है? देखो जी, सबसे मेन बात, पहले तो प्रोजेक्ट को पूरा ना करने देना।
उसको बताना भी नहीं कि आप कहीं और से अरेंजमेंट कर लो, उसको अंधेरे में रखना। और फिर बाद में जब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद जो इतना पैसा होता है वो बैंक में डलवा के उसको अनकैपेबल कर देते हैं, उसको विकलांग कर देते हैं। फिर बाद में उसको एनपीए कर देते हैं, उसके पास में पैसे होते नहीं देने के लिए, ना उसका प्रोजेक्ट पूरा होता हो रहा होता। ये एक सबसे मेन बात, तो एक पहली कड़ी तो है ये। दूसरी कड़ी ये है, एनपी होने के बाद में सरफेसी एक्ट का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो ना करते हुए एग्रीकल्चर लैंड को बेच देते हैं, मतलब गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी को बेचना। नहीं उसमें और हाँ, 90 दिन का एक टाइम पीरियड होगा ना। वो 90 दिन का टाइम पीरियड है, ठीक है सर। 90 दिन का टाइम पीरियड के बाद में बोली लगाओ, सेक्शन 13(4) 13(3) का आप करो, ठीक है। पर एग्रीकल्चर लैंड तो उससे नहीं है ना जी। एग्रीकल्चर लैंड कैसी बेच दी इनकी? ये सबसे बड़ा जो मामला है। एग्रीकल्चर 20 साल के लिए पट्टे पे ली थी जी, तो 20 साल के बाद हमने तो खाली करके देनी थी जमीन। मेरे तो भाई भी रुष्ट, मेरे भाइयों का पैसा लग गया, मेरे रिश्तेदारों का पैसा लग गया, सारे मेरे से नाराज। मैं क्या करूं, अब मरूं, अब जीऊं, समस्या गंभीर। मरूं कि जीऊं, बताओ, आप बताओ। ठीक और बात। सरकार सुन नहीं रही है। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिख ली, राष्ट्रपति को रोज ट्वीट कर रहा हूं मैं अभी। इसको बेचने के बाद में जो इनकी लैंड बेच दी, उसके बाद में इनको हिसाब देने की जिम्मेदारी बनती है बैंक वालों को। भाई कुल मिला के आपकी इतनी राशि थी, इतने की जमीन बेच दी, इतने रुपए बकाया है या इतने रुपए और लेने हैं। इनके बकाया राशि जो है इनको बताई भी नहीं कि ना इनसे इनको दे रहे हैं, वो बकाया राशि भी नहीं दे रहे हैं, सारा जमीन खा गए वो। रजिस्ट्री हुई उस वक्त, क्या तहसीलदार को नहीं पूछना चाहिए था ये? हाँ, तहसीलदार की इसमें मेन जो चीज है ना, तहसीलदार की इसमें मेन चीज ये है कि जिस टाइम भी कब्जा लिया जाता है उस टाइम पूरी वीडियोग्राफी होती है कि भाई प्रॉपर्टी में क्या है क्या नहीं, इनका सामान कितना है, फसल कितनी है और पेड़ कितने हैं, उनका उनका क्या है, कीमत कितनी है, सारा हिसाब इनका- किताब देना हाँ, होगा। इनका ना तो एक और इनका- सर, मेरे को हाँ, याद आ गई बात। 2019 में हमारी जो जीरी की फसल खड़ी थी, धान की फसल, उसके ऊपर को ट्रैक्टर चलवाया उस यानी कि सीधी सी बात ये है बंदूक भाई, के बल पे जी। आंकड़िया की अगर मैं बात करूं, आंकड़िया की जब मैं बात करूं
पढ़ा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं ले रहे। नहीं ले रहे थे। भाई इसने कुछ कहा जिनका ना जिनका जो पेइंग कैपेसिटी है जिनकी बस उनके लिए। पेइंग नहीं, मैं नहीं लेता जी। अच्छा भाई सीधी बात यह है, घोंसला टूट गया लेकिन हौसला नहीं टूटा है। मास्टर किस तरह के जी, थोड़ा बताओ जी। मास्टर बहुत लायक है जी, बच्चों को बहुत प्रोग्रेस पे ले जाते हैं। कितने बच्चे कामयाब हुए जिनसे पढ़ के? बहुत बच्चे कामयाब हुए जी। हर साल सरकारी स्कूल में मेरिट आ रही थी यहाँ पे अच्छा जी। बच्चों की। ये तो हालत तब है जब इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम्म। इतनी कैपेसिटी है लड़ने की। तो जिंदगी फिलहाल से- आप यहाँ स्कूल में भी जाते हो पढ़ाने? नहीं सर, स्कूलों में जाता था पहले, ये टांग टूटने के बाद नहीं। अच्छा ये लाचारी, ये बेबसी, ये लाचारी है भाई। और फिर कहेंगे ये भ्रष्ट तंत्र, और उसमें एक मास्टर जी जो न्याय की गुहार ला रहे हैं, सरकार तय, प्रशासन तय, शासन तय, न्याय प्रणाली तय, संसार क्रांति की गुहार है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। एक बात और कहूंगा सर, हाँ जी। आदमी धरती पर आता है, हम्म, साथ लेके कुछ नहीं जाता। हम्म, धरती, जमीन, जायदाद, धन दौलत सब यहीं रह जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज द प्राइम क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक। लेकिन उन लोगों के लिए जो पैसे के पीछे भेड़िए बने हुए हैं, मैं जांच चाहता हूं। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी जाने दो, ठीक बात है, लेकिन जांच तो करवा दो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच करवाओ। भाई मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और फिर कहूंगा मास्टर जी का घोंसला टूट रहा है लेकिन हौसला नहीं टूट रहा। एक उम्मीद की किरण है। आप जितने भी दर्शक इस टाइम जुड़ रहे हो, उन दर्शकों तक उम्मीद की किरण है कि वीडियो ने जिला के शेयर करो, ताकि मास्टर जी का घोंसला भी बचाए और ये हौसला काम आवे और इनको न्याय मिल सके। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई, ठोको शेयर। इस तरह के मैं हूँ तारा देसी पत्रकार इस तरह के धर्म। हजारों, मैं बताना चाह रहा हूँ, इस तरह के हजारों केस आपको मिलेंगे और जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, बहुत ज्यादा केस मिलने हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये बसाने की तरफ नहीं, उजाड़ने की तरफ चले हुए हैं। बैंकिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है, बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है भाई। बैंक का उद्देश्य क्या है जी? बैंक का उद्देश्य लोगों का काम चलाना है, प्रॉपर्टी हड़पना है। इस हिसाब तो देखे तो प्रॉपर्टी हड़पना काम हो गया उनका। 20 करनाल बेचने की वो उनके पास में परमिशन जो थी 20 करनाल की बेचने की थी, कि वो 20 करनाल जो है कन्वर्ट करवा रखी थी। नहीं, वो कन्वर्ट नहीं थी सर, वो भी एनओसी था, सिर्फ 20 साल के लिए एनओसी था। टेक्निकली देखा जाए तो वो भी पूरा वो भी सारी एग्रीकल्चर थी। यानी कि कई डाल की गड़बड़ है। यानी इसने कहा कि ना भाई आंगली पकड़ के पोंचा पकड़ लिया, और पोंचा पकड़ के फिर गेटी पकड़ ली। हैं? पंजाब नेशनल बैंक पानीपत जी। पानीपत की इस ब्रांच के काम है। और हम प्रयास करेंगे कि और भी जानकारी लेवांगे इसमें कौन अधिकारी शामिल है, उन तभी हम इसका जवाब मांगेंगे। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो। और तहसील से भी मांगो सर, तहसील से भी मांगो कि आपने बुलाया कि नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। एक भाई साहब जो 19 तारीख ना हमने जो वीडियो रिलीज करी थी अपना केस की, उसके बाद फोन आए, बहुतों के फोन आए, भाई मामा सामने तो नहीं आ सकते पर हमारे साथ ये गया हुआ है। बिल्कुल ये भी समस्या हो रही है। लोग इन सोचा भी कदे हमारी बेइज्जती हो जाए, लेकिन बेइज्जती तो फालतू तो तो जमा जीता मारने वाला काम कर रखा है। आज 90% बिजनेसमैन, असल में 95% बिजनेसमैन, सारे किसान लगभग केसीसी ले रखे हैं। कौन आदमी नहीं है जिसने लोन लेना नहीं ले देना रखा है। सबका चल रहा है। और उनका बिगाड़ लो ना, जो लेकर पीसर विदेश में भेजे हैं, उनका बिगाड़ लो, उनकी पाड़ लो पुंजड़, कुछ नहीं हाथ लगता उनका। जो बड़े बागड़ बिल्ले हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, कल लेकर कल जो मैं हाई कोर्ट में जो वकील करा था मैंने जी, बड़ा बड़ी आदमी है जी, उन्होंने कब बताया, पंजाब नेशनल बैंक है जी, पंजाब नेशनल बैंक, जीटी रोड ब्रांच पानीपत। और अभी जवाब लेवांगे भाई, हम जवाब लेवांगे। अच्छा जो एडवोकेट आपके क्या नाम बताया उनका? विशाल चौहान है जी। अच्छा वो सही कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, वो कोऑपरेट करते हैं जी। चलो भाई वो तो उस डीआरटी के जज ने तो उनको भी धमकाया। अच्छा अरे वो डीआरटी क्या, डीआरटी व्हाट इज डीआरटी, उसकी डेफिनेशन ही खत्म कर दी। दैट इज नॉट द कोर्ट। बिल्कुल। तो भाई भूमाफिया गड्ढा बना दिया उसको। यानी कि कितने कितने मिली भगत है, भूमाफिया हैं जो, उनका गिल्ला बैंक के कर्मचारी मिलकर। एक चीज है भाई साहब, बैंक आज कोई भी आदमी लोन ले है, ठीक है, वो भरे है, इब अपना वाला केस में के था, अपनी तो किस्तें भी एडवांस थी तो भी एनपीए कर दिया। इब आदमी जावा कड़ा हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट बोलती भाई डीआरटी जाओ, ठीक है, नीचे लगा नहीं सकते, 711 सरफेस एक्ट में बाढ़ है, ठीक है, फ्रॉड की अपील लगाई हमने, ठीक है, नीचे तो कैंसिल हो गया, फिर फ्रॉड की अपील लगाई है हमने, वह भी नहीं लटकने लग रही है। पर कोई एक ऐसा जरिया बताओ, बैंक ने जो रूल बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं, बैंक दे रखे हैं, वो पूरे नियमानुसार लागू किए या नहीं किए। सरफेसी एक्ट लागू
नियम के अनुसार की या नहीं की, एनपीए था या नहीं था, वो कौन चेक करेगा? ठीक है, सरफेस यानी कि एक्ट सर सीधी बात है भाई, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनकी गड़बड़ कौन पकड़ेगा? असली सवाल तो यूं है कि उनकी गड़बड़ कौन पकड़ेगा। तो भाई ये हालात है मास्टर जी आगे, और जिला के शेयर कर दो ताकि इस भ्रष्ट सरकार का जो तंत्र उसकी पोल खुले। ठोको शेयर, मैं उत्तर देश। हाँ जी, हाँ जी। बाकी देखो हम दोनों भाई, हाँ हम दोनों तो देखो लड़ सका, ठीक है। ये मास्टर जी हैं, मैं इतनी आप इतनी दूर से आए, मैं हिसार से आया, सिर्फ एक यही था भाई, इंसान टूटा नहीं है पर हर चीज टूट गई, पर इनका हौसला नहीं टूटा, तो हम इतनी दूर तक आए हैं ये भाई। इनका टांग कोई- भी इसी वजह से टूटी होगी जी। बिल्कुल सही बात है। फिर सिर्फ एक किसान आंदोलन जो धरती पे हमने न्यू देखा है भी, कोई न्याय दुआस का है, किसान आंदोलन से अपील है सर की मदद करें मास्टर जी यहाँ की, और इनके साथ थोड़ा हौसला बढ़ावा भी। हाँ, कोई जो बुरे लोग हैं जो अन्याय करे हैं